So dear students, to start a new chapter, that is atomic structure. This is also a very fundamental chapter of chemistry, and obviously under 10th class we have studied a little bit about this topic as well. आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा है, कुछ चीजें आप लोग जानते हैं, जैसे कि व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये चीज आप लोगों को पता होगा, है ना। और आपने मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी इसके बारे में जाना था। नेक्स्ट, ये भी आपको मालूम है कि द एटम इज मेड ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो होते हैं वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और फिर आपको ये भी इंफॉर्मेशन जरूर होगा कि आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स आपको एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में रहते हैं, एंड दैट स्मॉल वॉल्यूम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, है ना। ऑल्दो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बात को जानेंगे, एंड जो भी आपने अंडर 10th पढ़ा है उसको भी बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग समझेंगे, कोई भी चीज यहाँ पे छूटेगा नहीं, है ना। तो उसको आप लोग और अच्छे से यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर अभी तक जो हमने अभी आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस नाम के एक स्मॉल वॉल्यूम में लाई करते हैं। और न्यूक्लियस यानी कि देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ हो गया? न्यूक्लियस के अंदर हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। जरा सोचिए, हम लोग इस पे वापस से आएंगे जब हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मान लो कि एक न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ओके, इतना छोटा होता है कि हम दिखा भी नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे एक टिप बनाऊंगा तो एक पॉइंट में जो इंक है, इस इंक में भी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, है ना, इतने सारे एटम्स हैं कि वहां पर आप उसको सेपरेटली नहीं बता सकते कि बेसिकली हम अलग अलग हम रिप्रेजेंट करें पेन के थ्रू। पेन के इंक में भी बहुत सारे आपके एटम्स मौजूद होते हैं, है ना बेटा। तो वो एटम आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में आप लाई करते हैं, न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं। तो जैसे कि मान लो ये प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, है ना। तो प्रोटॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है? एन वाला न्यूट्रॉन, ये होता है NEUTRAN, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब कि इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। तो यदि हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो ये जो न्यूक्लियस आपने बनाया है, एक स्पेस बनाया है, एक वॉल्यूम बनाया है, लाइक स्फेरिकल टाइप वॉल्यूम बनाया है, तो ये जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है, इस न्यूक्लियर वॉल्यूम में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं, जिसमें प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का कोई नेट चार्ज नहीं है। तो यानी कि आप क्या कहोगे कि प्रोटॉन के कारण, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पे ओवरऑल कैसा चार्ज होगा? न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज होगा। यानी कि जो न्यूक्लियर वॉल्यूम होता है मेरा बेटा, न्यूक्लियर वॉल्यूम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वॉल्यूम होता है ना। और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड वॉल्यूम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसकी भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट होती है। एटम का जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो सदियों से डेवलप होता आ रहा, और आज भी उसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, प्रेजेंट में भी उस मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। और इन्हीं मॉडिफिकेशंस को ओल्ड मॉडल्स, न्यू मॉडल्स, नया थ्योरी, पुराना थ्योरी, हर चीज को हम लोग यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के इस चैप्टर में जानेंगे। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत लार्ज वॉल्यूम में रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये डायमेंशन नहीं है। अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा ना, जरा सोचो, अगर इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा जितना मैं दिखा रहा हूं, इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस होगा, एक फुटबॉल के साइज का न्यूक्लियस होगा, ध्यान से सोचो, अगर न्यूक्लियस का साइज एक फुटबॉल के साइज का है, ठीक है, या उससे भी छोटा कह लो,
इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस है तो आप समझ लो कि इतने छोटे से न्यूक्लियस के लिए आपका जो एटम का साइज होगा वो फुटबॉल के ग्राउंड से भी बड़ा साइज होगा। समझ रहे हैं, पूरे स्टेडियम से बड़ा साइज होगा। ओके, अगर आप इस तरह से एक टेनिस बॉल की बात करिए ना, एक टेनिस बॉल, ये एग्जांपल दिया जाता है, अगर एक टेनिस बॉल समझते हैं ना, जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल या टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस बॉल के साइज का अगर न्यूक्लियस आप मानोगे तो एटम का साइज जो होगा इंटायर फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर या उससे बड़ा होगा। समझने की कोशिश करिए कितना बड़ा है, काफी बड़ा होगा। फुटबॉल का साइज, फुटबॉल ग्राउंड का साइज तो बहुत छोटा हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो वो चीज है, फुटबॉल ग्राउंड के लगभग साइज का हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताइए बेटा, बोलो। कुछ गया दिमाग में, है ना? हाँ, अब ये सोचो, एक एटम तो फुटबॉल ग्राउंड के साइज का या क्रिकेट ग्राउंड के साइज का तो होता नहीं है। क्रिकेट का ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है ना, स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। तो अगर आप सिर्फ स्टेडियम को मान लो, क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट का ये पूरा स्टेडियम हुआ, तो ये स्टेडियम के साइज का अगर आप एटम बन रहे हैं, तो जो क्रिकेट का बॉल होता है, क्रिकेट का जो बॉल होता है उसको स्टेडियम के बीच में रख दो, तो वो क्रिकेट का बॉल न्यूक्लियस माना जाएगा। तो खुद इमेजिन करिए कि न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का साइज कितना बड़ा होता है। और एटम के साइज अब समझे तो क्या होता है कि कहां तक इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है ना, मोस्ट डेंसिटी के साथ, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा समय के लिए कहां तक इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ लार्ज वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और उसमें वो बहुत फास्टली मूव करते हैं, है ना। सो दिस इज द ओवरऑल एक ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जो कि आज तक आप लोगों ने अंडर 10th पढ़ा है। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। उससे भी अलग हट के हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो भी आप लोगों ने 10th में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे और डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना सीखेंगे, है ना। वहां पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, यहाँ आपको आसान लगेगा क्योंकि आप नए नए रूल्स जानेंगे, है ना, टेक्निक्स जानेंगे, हाउ टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. So a lot of things you are going to study in this chapter, and a lot of interesting things will come across you. So let's start it from the beginning, from the basic, and from the, you can say, directly from elementary level. Okay, from the most elementary level we are going to start this topic now. देखो मेरा बेटा, सब डिविजिबल पार्टिकल्स, है ना, या अनडिविजिबल पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, सब एटॉमिक नहीं, अनडिविजिबल पार्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आज तो वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि आज के जमाने में हम मानते हैं, आज के समय में मानते हैं कि कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो कि इनडिविजिबल हो, है ना, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो कि इनडिविजिबल हो, ऐसा हम मानते हैं। हर एक पार्टिकल को डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है ना, ये मानते हैं। कहां तक तोड़ पाए हैं वो अलग बात है, लेकिन चूंकि इतनी बार लोगों ने माना कि नहीं भाई ये इंडिविजिबल है, इससे छोटा नहीं हो सकता, फिर माना नहीं 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 ये इंडिविजिबल है, इससे छोटा नहीं हो सकता, और हर बार कुछ सालों के बाद कुछ नया छोटा पार्टिकल निकल के आ जाता है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि नहीं, ऐसा है कि हर एक पार्टिकल डिविजिबल हो सकता है। हमारा डिपेंड करता है कि हम अपने रिसर्च लेवल को कितना आगे ले जाते हैं, हम अपने एक्सपेरिमेंटल लेवल को कितना आगे ले जाते हैं, है ना, वो चीज है। तो आइए, शुरुआत में जब बात होती थी तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो कहते थे कि, है ना, हमारे देश में अगर हम बात करें, हिंदी लैंग्वेज में बात करें, तो हिंदी लैंग्वेज में जो आया कण, है ना, कण 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 का मतलब क्या होता है ना, बहुत छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम कण कहते हैं, है ना, कण, है ना, यही लिखते हैं। तो दैट इज इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल को कण कहते हैं, है ना। जैसे हो गया या कुछ भी हो गया, एक सॉल्ट का पार्टिकल हो गया, बहुत छोटा सा हो गया, एक आपका सैंड का पार्टिकल हो गया, तो दैट वाज कॉल्ड वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना। तो लोगों का क्या था, जैसे कि पुराने जमाने के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहां से ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ, मान लो एक पत्थर है, इतना बड़ा सा पत्थर है, ये मान लो ये बड़ा सा पत्थर है, बहुत ही हार्ड है, किसी के सिर पे पटक दो तो सिर फूट जाएगा, है ना, ऐसा पत्थर है।
ओके, इस पत्थर को कुछ भी करो टूटे। तो लोगों ने देखा कि जब इसको बहुत फोर्स लगाया जाता है या हैमर से इसकी हैमरिंग की जाती है तो ये टूटता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी टूटता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बिल्कुल मिट्टी की तरह हो जाता है ना। तो लोगों ने कहा अरे वाह, ये पत्थर तो टूट सकता है, यानी कि पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, देखने में बिल्कुल सॉलिड लगता था, लेकिन इसको लोगों ने चूर दिया, है ना। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया, लोगों के दिमाग में आया, लोगों का दिमाग खुरापाती होता है ना। ह्यूमन बींग्स का जो दिमाग होता है वो बड़ा ही खुराफाती होता है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा ये पत्थर जो है, इस पत्थर को लोगों ने चूर चूर करके एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको बना दिया, इसको बिल्कुल छोटा छोटा पार्टिकल्स बना दिया, यानी कि ये पत्थर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। फिर किसी ने क्या किया होगा, इसको कोई मिक्सर ग्राइंडर में जाकर के, जो पुराने जमाने का मिक्सर ग्राइंडर होता था ना, उसमें ले जाके इसको और पतला कर दिया होगा, एकदम पाउडर बना दिया होगा, है ना। ओके, पाउडर की तरह बना दिया होगा, हाथ से छूने में बिल्कुल नर्म लगता होगा, जैसे पाउडर्स होते हैं। तो अरे वाह, ये तो बहुत पतला हो गया, यानी कि और छोटा हो सकता है। तो लोगों ने देखा होगा, जो उस समय के ऋषि मुनि होते होंगे, जो जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, तो उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया कि दीज बिल्कुल पाउडर्ड पार्टिकल्स जो है, पाउडर्ड पार्टिकल्स, जो पाउडर्ड पार्टिकल्स है ना, दीज आर कॉल्ड कण, है ना, यानी कि इनको हम कहते हैं, है ना। उसी को ग्रीक में उसी पार्टिकल्स को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, एटम। क्या नाम दिया गया, एटम। लेकिन वो एटम नहीं है ना। पुराने जमाने को नाम एटम दिया गया, बट वो एटम नहीं है। आज के जमाने में हम जिसे एटम कहते हैं वो एटम नहीं है ना। हमने एटम किसी और चीज को अब कहना शुरू किया है ना, क्योंकि पुराना नाम है और उसका मतलब, कण का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि इससे छोटा नहीं ले सकते, है ना। ओके, बाद में हमने उसको नाम जो है क्या नाम दिया, अणु, है ना। हिंदी में क्या नाम दिया, अणु, है ना। तो अणु क्या होता है, बोलो। अणु का मतलब हो गया जो वही है, एटम की बात है, अनइंडिविजुअल पार्टिकल, ये नाम दिया। और एटम जो है, एटम का ग्रीक वर्ड है, एटम इज अ ग्रीक वर्ड, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, एटम इज अ ग्रीक वर्ड। और ये क्या है, ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं, एटोमियो, है ना। एटोमियो वर्ड से, ये ऐसे तो इंग्लिश वर्ड है बेसिकली, कहा इज नॉट ग्रीक वर्ड, दिस इज इंग्लिश का एक वर्ड है ये, एंड इट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना बेटा। और वो कौन सा ग्रीक वर्ड है, दैट ग्रीक वर्ड इज एटोमियो। एटोमियो का क्या मतलब होता है, अटोमियो, है ना। ओके, एटोमियो। तो एटोमियो का मतलब हुआ इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या हो जाता है, इंडिविजुअल। टोमियो मतलब डिविजिबल, अटोमियो मतलब इंडिविजुअल। ओके, सो दिस इज अ ग्रीक वर्ड, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, है ना। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स, ये नाम पहले पढ़ा। हाँ, अब आगे जाकर आपको आज पता है कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो बी फर्दर सब डिवाइडेड, आज के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, है ना। तो उस समय के हिसाब से, जो पुराने समय की बात है, आज से 200, 250, 300 साल पुरानी बात है, या उससे भी पुरानी बातें होती हैं, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट आया था कि एटम को हम क्या मानते थे, एटम वाज कंसिडर्ड टू बी द इंडिविजुअल पार्टिकल। ये बात सबके दिमाग में, बताइए, बोलो बेटा, यस सर। पीयूष। हाँ, चलो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो है एटम का इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं, है ना। बट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो पत्थरों को तोड़ करके छोटे पार्टिकल्स में बांटना, या बहुत पाउडर्ड वे में पार्टिकल्स को कंसीडर करना, ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, किस बेसिस पे थे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थे, ना कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल थ्योरी फॉर द, या फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि पार्टिकल्स के लिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल थ्योरी जो आया था,
that was given by John Dalton, Sir John, है ना? So the first experimental theory, first theory based on experimental, ऐसे लिखिए, first theory of atoms based on, है ना? अब ये नाम पे देखिए, एटम नाम तब से ही चला आ रहा है जब से नाम पड़ गया, हाँ उसका कॉन्सेप्ट बदलता जा रहा है ना? तो वो चीज, तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, experimental evidence. So this was given by Sir John Dalton. Sir John Dalton. Dalton's atomic theory, no, which is called Dalton's atomic theory. चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, है ना? थोड़ा सा so he has given this in the beginning of the 19th century. नाइनटीन्थ का मतलब क्या हुआ, मैंने पहले पढ़ाया था, नाइनटीन्थ का मतलब हुआ 1800 से लेकर, है ना? इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है बताओ? अभी कौन सा सेंचुरी? 21st सेंचुरी. 21st का मतलब हुआ कि 20,000 से लेकर के 21,000. हाँ, तो 21st का मतलब हुआ 20 से 21. तो 19th सेंचुरी का क्या मतलब होगा? 18,000 से लेकर 19,000 से पहले तक, है ना? 19,000 या 100 सर? 1900, सॉरी, हाँ हाँ 1000 सेंचुरी है ना, हाँ सेंचुरी है 100, तो 100 है, सी कर दो, हाँ नॉट 1000, सेंचुरी बोल रहे हैं ना, तो 100 होगा, है ना? सी लिखिए, सेंचुरी के लिए सी यूज होता है, 100 के लिए. तो 80 से लेकर के ये हो गया, है ना? ये हो गया. तो 2000 से 2100, 1800 टू 1900, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका 1800 से लेकर के 1899 तक. जैसे 1900 वाला शुरू होगा, जनवरी शुरू होगा, तो 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी शुरू हो जाता है ना? सॉरी 19th नहीं, 20th शुरू हो जाएगा 1900 होते ही. तो बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, है ना? जैसे आप देखेंगे तो 1808 1810 के आसपास जो है उन्होंने ये थ्योरी दिया था. हाँ बेटा, एटमॉस एटोमियो दोनों होता है ना? एटमॉस भी है, एटोमियो भी है, ATOMIO, है ना? ATMOS ये भी यूज होता है, ठीक है ना? एटोमियो इज ऑल्सो अ वर्ड इन ग्रीक. दोनों एक ही जैसा है, पर्यायवाची शब्द की तरह है ना? बुक में मेरा बेटा अलग अलग तरीके से देते हैं. ओके, जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा, एटमॉस पढ़ा होगा, है ना? तो दैट इज नॉट एन इशू. ओके, जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं ना साइनोनिम्स वर्ड, हर लैंग्वेज में होते हैं बेटा, तो वो रहता है. चलिए, तो फर्स्ट एविडेंट थ्योरी हो गया. तो अब हम लोग जानेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑब्वियस सी बात है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्योंकि पहला थ्योरी था, पहली बार डाल्टन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे कुछ बताया था, तो कुछ बातें आज के डेट में भी सही है, और मेजर पोर्शन ऑफ दिस थ्योरी इज प्रेजेंटली नॉट ट्रू, है ना? बिकॉज डाल्टन was the basic primitive advancement in the theory in the concept of atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल एक प्रिमिटिव लेवल की, लेवल की थ्योरी थी. तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. We will write some point based on the Dalton's atomic theory, though I have discussed it earlier also. तो देखो, all matters, लिख लो 5 मिनट में, matters
made of indivisible particles called atoms। है ना, मैं स्टार लगा रहा हूं आज के डेट में, जिसमें भी स्टार लगाऊंगा आज के डेट में वो सही नहीं है ना। Yes, sir. है ना, जिसमें भी मैं स्टार लगाऊंगा वो आज के डेट में सही नहीं है। ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एटम को इंडिविजुअल माना जाता था, लेकिन आज के डेट में वो सही नहीं है ना। डाल्टन के समय में देख लो एलिमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट आ चुका था। डाल्टन के समय में एलिमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट आ चुका था। लोग जानते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। कंपाउंड का भी कॉन्सेप्ट आ चुका था कि एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बना, जैसे मैंने पानी पिया तो पानी पिया दैट इज वाटर, है ना। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, डाल्टन के समय में ये चीजें मालूम थी, है ना। इतना दूर तक रिसर्च हो चुका था। ओके, उससे पहले ही हो चुका था। फिर जो बात है, ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाता है, लोगों ने वाटर जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है, इस तरह की चीजें भी वो समझ रहे थे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कुछ तरह के कंपाउंड्स स्पेशली गैसेस फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते थे या सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो लोगों को कुछ पार्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में पता था, है ना। कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ स्टोन्स हो गए, तो वहां से लोगों ने पाया कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह का कुछ कंबस्टिबल सबस्टेंस जो भी उससे ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया या कुछ भी वैसा प्रोडक्ट हो गया जो जल सकता है, तो उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था। जो भी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अंडर 10, है ना, कि इट कैन एक्सटिंग्विश द फायर, इस तरह की चीजें हैं, है ना। तो वो फायर कैच करता है, और भी चीजें हैं कि वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो इस तरह की चीजें जो है पढ़ करके जो है लोगों ने जो प्रॉपर्टीज होती है गैस की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जाना कि अच्छा ये चीज जल रहा है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, गैस प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने जाना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो उन्होंने क्या जाना कि ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर के कंबाइन करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कार्बन कहां से आया, जिसको उन्होंने जलाया होगा उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन के अलावा कुछ और भी प्रेजेंट होगा, मान लो हाइड्रोजन है हाइड्रोकार्बन में, तो वहां से उनको वाटर वेपर भी मिला होगा, है ना। कंडेंस करके उन्होंने देखा होगा वाटर प्रेजेंट आता है, तो उन्होंने देखा वाटर कैसे बन गया, तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से आ गया, हाइड्रोजन कहां से आया भाई, कंपाउंड से आया। तो उन्होंने देखा होगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बन रहा है या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो वो समझ गए होंगे एक सेकंड, वो समझ गए होंगे कि अगर हम किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं या, तो क्या होता है उसमें से जो उसमें मोस्टली जो आपका एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दैट वाज हाइड्रोकार्बन। तभी उनको जो है क्या मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इस तरह की चीजें, है ना बेटा। तो इस तरह की चीजें ऑलरेडी जो है इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होना, कंबसन होना, ये सब हो चुका था शुरुआत, है ना। 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में इस तरह की चीजें हो चुकी थी। जलने वाली चीज आपको पता है, आग, आग तो बहुत पुरानी चीज है ना। तो उसके लेवल पे जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो लोग इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके जो है उस समय के जो साइंटिस्ट होते थे या केमिस्ट होते थे, they were trying to give the evidence and they were trying to give the some concept about the atomic theory, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो डाल्टन ने जो है कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे, ऐसा नहीं कि सारे एक्सपेरिमेंट डाल्टन ने ही किए होंगे, डाल्टन के अलावा भी बहुत से लोग होंगे, अलग अलग जगह का डेटा होगा जिसके बेसिस पे डाल्टन ने ये डिस्क्राइब किया कि मैटर्स आर मेड ऑफ इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना। जो कि आज के डेट में आप जानते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला था, ऑल एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट, all the atoms of a particular element have identical properties
identical properties, all the atoms of a particular element have identical properties, है ना, इंक्लूडिंग मास। मास, फिर इसने बोला था एटम्स ऑफ different elements have different mass। आज के डेट में आप जानते हैं कि ये भी थ्योरी सरासर गलत है भाई, है ना, इस पे भी स्टार मार्क हमने लगा दिया, ये भी कॉन्सेप्ट गलत है ना, लेकिन फिर भी गलत होने पे भी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द डाल्टन, एक्सपेरिमेंटल इनिशिएटिव टेकन बाय द डाल्टन टुवर्ड्स गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या, उसके लिए पहला जो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था, इसीलिए इसको जानते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उसके बेसिस पे उसने बताया था डाल्टन ने, ज्यादा ऑब्जर्वेशन उसने नहीं किया था, तो कुछ बातें उसकी सही भी थी, कुछ गलत भी था। तो ऑल एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, ये दोनों बातें गलत है, आप जानते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन सुना है ना, बताइए। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो सुना है ना, इन सब के बारे में हम लोग आइसोमर, बाकी सब आइसोमर अलग हुआ है ना, हाँ, आइसोमर अलग कर रहे हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स सुने हो क्या? नहीं सुने? अच्छा, टॉप सुने हैं ना, ठीक है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स इस तरह के होते हैं। ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे 9th-10th का तो वहां मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना, ध्यान से पढ़ो, मिल जाएगा। इसलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। बुक की रीडिंग आप लोग को करनी ही करनी है, चाहे मैं कितना भी डिटेल में पढ़ा दूं। हो सकता है मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतनी बात किताब में ना हो, लेकिन किताब पढ़ के जो नॉलेज आपको मिलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है ना, ये जरूरी है। तो बुक जरूर पढ़ना है, और मैं भेज भी रहा हूँ आप लोगों को, अलग अलग बुक्स का जो है मैं आपको भेजता हूँ, है ना, इसका भी मैं भेजूंगा ऑब्वियसली, तो आप लोग पढ़िएगा। So all atoms of a particular element have identical properties including mass. Atoms of different elements have different mass. तो ये भी बात एक तरह से गलत है, आगे चल के हम क्यों गलत है, चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए, वी विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट। सर एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं ना? अब बिल्कुल पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। पहला चैप्टर जिन बच्चों का खत्म जैसे हो गया वो ये पूरा, है ना, ओके। लगभग सारी चीजें आपको 99% चीजें समझ में आएंगी। 1% जैसे मान लो अगर कहीं पे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह जो मुझसे नहीं पढ़े हो, कहीं पे अगर दिक्कत लगती है, आई थिंक वो हमने डिस्कस किया, मैंने आपको एक अच्छा मटेरियल भी भेजा था सिग्निफिकेंट वाला, तो उन सबको पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी 99 का ऑलमोस्ट 100% आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी से, पहला चैप्टर, है ना, वो चीज। और मैंने जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत चीजें आपको पढ़ाई है, जैसे वो चीज नहीं मिलेगा। फिर चैप्टर 8 आपको मैंने भेजा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वो पढ़ोगे। फिर मैंने रेडॉक्स का कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह भेजा है, तो उन सबको पढ़ना है ना। चलिए ऑल एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट, ये हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स of different elements in fixed ratio to form compounds, ठीक है मेरा बेटा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है बच्चे। तो ये बात आज भी सही है ना, तो इस बात को हम गलत नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज इवन इन टूडेज डेट। तो इस पे स्टार क्यों लगा दिया, सॉरी, स्टार तो मैंने उस पे बोला था लगाऊंगा जो कि गलत है, तो ये सही है। थर्ड पॉइंट लिखिए, नॉट स्टार, स्टार मत लगाइए, ठीक है। जहां पर है तो प्रेजेंटली दे आर रॉन्ग,
सेकंड में थर्ड पॉइंट जो है ये सही है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। आज भी ये बात ट्रू है, वैलिड है। चलिए लिख लीजिए। क्यों कंबाइन करते हैं ये डाल्टन नहीं बता पाए थे, है ना। डाल्टन ये नहीं बता पाए थे कि आखिर कंबाइन, ठीक है ये आपने बता दिया, पर क्यों कंबाइन करते हैं, है ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर कॉम्बिनेशन, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन, है ना। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, दोनों में एक फिक्स रेशियो में होते हैं, लेकिन क्यों बनाता है भाई। और अगर एक ही तरह का एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो भी क्यों बनाता है ना। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड बनाता है तो क्यों बनाता है। तो ये सारी बातें डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, है ना। और ना ही हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए हमें अगले चैप्टर पे बढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। इस चैप्टर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से अलग अलग तरह के कंपाउंड बनते हैं और क्यों एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, क्यों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म द कंपाउंड्स, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में, यानी टू वेट एंड यू विल हैव टू कीप पेशेंस टू नो अबाउट दैट कॉन्सेप्ट फॉर वन मोर चैप्टर, उसके बाद आप सीख पाएंगे उसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। एक पॉइंट और लिखाऊंगा, प्लीज नोट इट हो डाउन। गया सर। ओके, रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन two substances simply, उन्होंने सही बोला था, causes the rearrangement of atoms, the rearrangement of atoms. During this rearrangement, ओके, एटम जो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं चेंज करते हैं, है ना। एटम्स आर neither created nor destroyed, है ना। तो इनका कहना है, डाल्टन का कहना था, जो डाल्टन है ये भाई साहब कहते थे कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन ये बात गलत है ना। यहाँ पर ये बात तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अप टू दिस पॉइंट दिस इज ओके, है ना। और ये भी बात है कि ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शंस में एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। पर इन्होंने ये भी कहा था, इससे शुरुआत में कहा था, ऑल एटम्स आर matters are made of individual particles called atoms। यहां भी इन्होंने कहा था एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये गलत है। एटम को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मतलब हम एक फॉर्म से दूसरे एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, केमिकल रिएक्शन में नहीं। तो इसलिए केमिस्ट उस समय नहीं बता पाए थे, बिकॉज कोई भी केमिकल रिएक्शन में इस तरह की बातें नहीं होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है ना, न्यूक्लियर थ्योरी में आता है। न्यूक्लियर पढ़े ना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम सुना होगा आपने, याद आ रहा है कुछ। यस सर, 10th में था। यस सर। रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैक्वेरेल, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी, है ना, उन सब के बारे में पढ़े होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये सब ऐसे प्रोसेसेज हैं, है ना, जहां पर आपका एटम बदल जाता है, एलिमेंट बदल जाता है, किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, दूसरे एलिमेंट में हो जाएगा, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस के अंदर में चेंजिंग होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पे एटम डिपेंड करता है। एटम की आइडेंटिटी है बेटा, आगे मैं लिखाऊंगा भी, अभी से याद रखना है। एटम की आइडेंटिटी होती है प्रोटॉन। एटम की आइडेंटिटी क्या होती है? प्रोटॉन।
प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। अगर हाइड्रोजन की बात बोले तो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं बताइए। एक होता है। एक होता है, सबको पता एक है। प्रोटॉन सर। हाँ बेटा, डू यू नो अबाउट इट? यस सर। ओके सर ठीक है। हाइड्रोजन अब गैस में। गैस, गैस में भी बेटा दो हाइड्रोजन है ना मेरा बच्चा। हाइड्रोजन गैस में मेरा बच्चा दो हाइड्रोजन है, बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन। इसके पास भी एक प्रोटॉन। दो दो। हाइड्रोजन है तो मिलाकर दो प्रोटॉन होगा। यस सर। ओके ठीक है, तो सर दो नंबर हाइड्रोजन के, सर हाँ। नंबर 4 को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं ना, क्या चीज को बेटा? जो फोर्थ पॉइंट लिखा है आपने। फोर्थ पॉइंट में आपका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल एक्सप्लेन करता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉ ऑफ कॉन्स्ट, देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थर्ड से आएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां से आता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां से आ जाएगा, बिल्कुल। सो डाल्टन की यही तो एडवांटेज थी ने उस समय जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, जो आपने पहले चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है ना। तो उनके बारे में, हाँ, गैसियस लॉ के बारे में वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, जैसे कि, है ना, जो आपका गैलोजिक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, है ना, वो सारा चीज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एवोगैड्रो लॉ हो गया, एवोगैड्रो लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, है ना। तो इस तरह से जो है इन सभी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो गैसियस वॉल्यूम वाले लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे डाल्टन, लेकिन बहुत सारे लॉज को, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन सबको डाल्टन एक्सप्लेन कर पाए थे। इज दैट क्लियर? बताइए, बोलो बेटा। यस सर। हाँ जी, चलिए ठीक है सर नोट कर लिया बच्चों? हाँ बोलो। सर हाँ सर। फोर्थ पॉइंट लिखना है बाकी। हाँ लिख लीजिए, लिखिए। आई एम ऑन द साइड, यू कैन राइट इट। हाँ, माइक लो पीयूष, प्लीज कीप द माइक ऑफ। अब हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, पहले नोट कर लीजिए। Note it down. Noted everyone? हो गया बेटा? Noted down? यस सर। चलिए, so this was the experimentally based concept of atomic structure, and there are some limitations that we will come to know here. Limitations or drawbacks of
limitations or drawbacks of Dalton's theory. Limitations और ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। देखो समझो क्या होता है। तो पहला लिमिटेशन, पहला पॉइंट क्या था, डाल्टन जो कहा था, चलो उस समय जो लिमिटेशन था हम उसकी बात करें, आज के जमाने का लिमिटेशन बात की बात कर लेंगे। पहले हम देखते हैं उस समय जो लिमिटेशन था। लिमिटेशन डाल्टन ने बोला तो कि एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, बट नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई दे फॉर्म द कंपाउंड्स। डाल्टन वाज explain why elements combine to form the compounds. अब ऐसे समझो, आप में ये आ सकता है भाई उसने बोला तो बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तब कैसे बोल दिया, है ना, एक बार दिमाग में आ सकता है। प्लीज नो प्राइवेट चैटिंग। हेलो सचिन, डोंट डू एनी प्राइवेट, फोकस ऑन योर स्टडी। देखो, डाल्टन वाज अनेबल टू एक्सप्लेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड्स। डाल्टन जो है वो नहीं बता पाया था कि क्यों एलिमेंट कंबाइन करते। जैसे आप सोचिए, है ना, जैसे एक छोटे बच्चे के बारे में सोचो। एक छोटा बच्चा जब देखता है बारिश के मौसम में आसमान में देखता है, उसको जो है आपको रेनबो दिखता है ना, तो क्या वो देखता है कि नहीं देखता है? देखता है ना, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि क्यों बना रेनबो। तो कुछ वैसे ही स्थिति थी। डाल्टन ने ऑब्जर्वेशन किया था, ऑब्वियसली वो छोटा बच्चा नहीं था, लेकिन उस समय उसके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, है ना। बड़े को साइंस का नॉलेज नहीं है, दे विल सी द रेनबो, दे कैन वाओ हाउ ब्यूटीफुल इट इज, बट व्हाई इट इज ब्यूटीफुल, ओके, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, मेनी पीपल डोंट नो, might be possible some of you also don't know that what is the actual reason for the formation of rainbow. आप लोग पढ़ेंगे, है ना, ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12th में, why the rainbow is formed. In physics you will study about that, various types of rainbow and how those rainbows are actually formed, what laws of physics are involved behind the formation of rainbow. So वो है। तो उसी तरह से डाल्टन ने भाई देखा कि ठीक है, दो अलग अलग एलिमेंट्स, तीन अलग अलग एलिमेंट्स के कंपाउंड तो बनाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करते हैं, नाम दे दिया कंपाउंड का, कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं, ये डाल्टन के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक्सप्लेनेशन अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन, ओके। देयर वाज मोर लिमिटेशंस। सर वैसे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो बनाते हैं। हाँ, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल। अब स्टेबिलिटी कब गेन कर पाएंगे, ये सब नॉलेज नहीं था ना उस समय के लोगों को, है ना। अब स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे, कॉम्बिनेशन करके, जैसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ऑक्टेट पूरा होना, या और भी आज का जो एडवांस थ्योरी है वो हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, है ना। तो वो सारी चीज वहां पे जानेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, बेसिक लेवल पे बोला जाए तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। पर सवाल वही है, अगर मान लो उनके भी मन में ये चीज है कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली मैंने क्या बताया था कि नेचर में, याद होगा मैंने लास्ट एक दो क्लास में बोला था कि अगर नेचर में कोई भी फिनोमिना होता है तो वो फिनोमिना सिस्टम को लेस स्टेबल की ले जाता है। और मैंने ये भी बोला था कि मोर स्टेबल कोई भी तब होगा जब उसकी एनर्जी कम होगी। लेस द एनर्जी स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी मोर स्टेबल विल बी द सिस्टम। ये सब आते रहेगा, ऐसा नहीं है कि अभी आप भूल जाएंगे तो आपको कोई टेंशन है, जब चैप्टर आएगा तो वहां पे आप लोग और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, ठीक है बेटा। तो लेस द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी द थिंग। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाते हैं,
तो अगर लोग ये सोच भी ले कि ठीक है स्टेबिलिटी, तो अब वही तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कंबाइन करके कैसे स्टेबल हो जाते हैं। तो उस समय ऑक्टेट रूल वगैरह वगैरह या और भी चीजें जो है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें नहीं आता था, या उस समय तक इवॉल्व नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है नहीं डिस्कवर हुआ था, है ना। तो बिल्कुल स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। आज भी हम ये जानते हैं स्टेबिलिटी के लिए चीजें होती है, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है ड्यू टू कॉम्बिनेशन, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। समझा ये बात सुजल? बोलो। हाँ जी, है ना। तो वो चीज है। फिर डाल्टन वाज अनेबल टू, है ना, ही वाज अनेबल टू explain the gaseous laws, है ना, इसको लिख लो। he was unable to explain the gaseous laws। कौन कौन से थे? जैसे गैलोजिक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, लाइक गैलोजिक्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ एक्सेट्रा। तो इस तरह के लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, है ना, कि गैलोजिक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम हो गया, एवोगाड्रो लॉ हो गया। एवोगाड्रो ने क्या बताया था कि एट इक्वल एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दैट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बताया था ना। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, है ना बेटा। हाँ सर। समझा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही है कि एट सेम टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, या मॉलिक्यूल्स को इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल वुड बी द मोर बेटर वर्ड, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? सो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन गैसेस। उस समय तक पीवी इक्वल टू एनआरटी ये सब उतना डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें जो उसकी लिमिटेशंस थी, और लिमिटेशंस थे। डाल्टन ने क्या बोला? आर इंडिविजुअल, बोला ना बेटा, एटम्स आर इंडिविजुअल, बोला कि नहीं बोला? बताओ। हाँ, डाल्टन ने बताया। अब जरा सोचो, साइंस में तीन तरह की चीजें, देयर आर 3 फील्ड ऑफ साइंस, है ना। आज से तो और भी फील्ड है। जनरल जो फील्ड है, 3 फील्ड होता था साइंस का, जो कि हमेशा से चलता आया है, समझे। और तीनों फील्ड एक दूसरे को रिलेट करते थे। एक फील्ड था आपका यूनिवर्स का, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो अभी। एक था यूनिवर्स। यूनिवर्स तो आप, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, है ना, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून, स्टार्स, सन, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। दूसरा आपका हो गया था, एक सेकंड, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं क्या बताना चाह रहा था, रुक जाओ। हाँ चलो, हो गया। केमिस्ट्री में एटम्स, है ना, एटॉमिक, एटम एंड सब एटम्स, है ना, पार्टिकल्स, पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, एटम्स, है ना, एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इसके बारे में, मतलब केमिस्ट्री में जिसको आप पढ़ते हैं। तीसरा आपका एक थ्योरी और था, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये तीनों फील्ड साथ में चलते आए, आज भी साथ में चलते हैं, है ना। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? बताइए। साइंस में 3 पैरेलल फील्ड हैं। एक तो यूनिवर्स से रिलेटेड चीजों की थ्योरी होती है, आज भी देखो, है ना, आज भी रिसर्च होता है। देखेंगे कि 3 तरह के रिसर्च होते हैं, है ना। अब और भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, जैसे कि आप बात करिए यूनिवर्स, अगर हम नासा की बात करें, इसरो की बात करें, तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर डीलिंग विद यूनिवर्स स्टडी, है ना। ओके, पार्टिकल थ्योरी, अगर हम बात करें, इसरो की बात करें, तो इसरो हो गया। फिर यहाँ IISc बेंगलोर, IISc, है ना,
IISc बेंगलोर, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो IISc बेंगलोर अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, बेसिकली आपको बेसिक लेवल की थ्योरी जो है, साइंटिफिक थ्योरीज की बात करते हैं, वहां पे और भी चीजें होती है ना, जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, ऑल दिस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो इस तरह के 3 फील्ड हमेशा से चलते आए हैं। ओके, तो उस समय भी 3 फील्ड चलता आता था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट तब भी था, और तब क्या 16वीं शताब्दी में भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट था। मैग्नेट जो था, मैग्नेट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मैग्नेट की थ्योरी भी बहुत पुरानी है। ओके, लोगों को जो है ना, पहले जो था ग्रीक का ही वहां पे, ग्रीक में एक पहाड़ होता था, वहां पे सेफर्ड्स होते, चरवाहे, चरवाहे समझते हैं ना, यस सर, गाय भैंस चराते हैं। गाय हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, तो भेड़ वगैरह का वहां पे बहुत व्यापार वगैरह होता था। तो वहां क्या था कि वगैरह था, वो जब जाता था तो एक जगह घूमते फिरते घास चराने के लिए गया, तो क्या पाया कि जो उनका डंडा होता था ना, और जो शूज होते थे पहले जमाने में लोहे का बनता था, चप्पल वगैरह लोहे का बनता था, तो शूज या डंडा जो है, डंडा अगर उनका डंडे का जो टिप है, तो जो, और या फिर जो मान लो कि घोड़ा उड़ा जाता है तो घोड़े का जो खड़ाऊ बनता है वो भी लोहे का बनता था, है ना। चीजें उसमें लोहे के कील होते थे, याद करो, घोड़े के पैर में खड़ाऊ होता है, उसमें लोहे का कील ठोक करके घोड़े को पहनाया जाता है। कभी गांव वगैरह में आप लोगों ने देखा हो तो आपको आइडिया होगा, नेट कर सकते हो, है ना। तो लोहे का कील वगैरह पत्थरों पे वो चलता था तो घोड़े का पैर चिपकता था, घोड़ा चल ही नहीं पाता था। सेफर्ड चलता था, उसका पैर चिपकता था, उसको लगता था जैसे कि पत्थर या धरती उसको पकड़ रहा है। तो वो लोग डर जाते थे, क्योंकि उनको तो साइंस की नॉलेज नहीं थी। डरे डरे भाग के जाते थे, राजा के पास जाते थे, राजा भी परेशान, भाई ये क्या हो रहा है ना। राजा जाकर के देखता था तो उसके भी पैर चिपकते थे, तो वो भी था, है ना। तो लोगों को बोलता होगा कि चलो ठीक है, कौन इस रहस्य को पता करेगा। तो वहीं से मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। उसी तरह से बहुत सारी चीजें आपको, जैसे सोचो कि ठंड के समय में, कभी आप लोगों ने अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो बताना, ठंड के समय में बत्ती बुझा करके जब आप सोते हैं, है ना, और मान लो कि सुबह उठे या कभी भी आपने रजाई उठा तो अंदर से कभी चिंगारी जैसी दिखती है, कभी देखे हो स्पार्क, हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। कपड़े खोलते हैं, स्वेटर वगैरह, उलेन, तो आप जब कपड़ा आपके मुंह के सामने आएगा तो अंधेरा में स्पार्क जैसा दिखता है, कभी देखा है ऐसा? यस सर, और सर वो कंघी के सर, साथ तो आवाज भी आता है। हाँ, आवाज आता है, लेकिन रात में या डार्क में आपको स्पार्क दिखेगा भी, है ना। और जैसे कि मानो मैंने जैसे अपने घर में अपने छोटे बच्चों को दिखाया हुआ है, बिकॉज आई एम डेली डीलिंग विद दैट। तो ठंड के मौसम में जब कोई कभी पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं वो चीज घर में बच्चों को करके दिखाता हूँ। आप भी करके देखना, जैसे ठंड के मौसम में रजाई ओढ़े हुए हो या कंबल ओढ़े हुए हो, है ना, उलन कंबल, और कंबल को जो है अपने हाथ से लेकर के इस तरह से जोर से उसको रगड़ो, है ना, लाइक कपड़े को इस तरह से करो ठंड के मौसम में, तो आप देखोगे कि उसमें से स्पार्क पूरा निकलेगा। आपको लगेगा जैसे आग की तरह है, लेकिन आग नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज नॉट फायर, है ना। तो वो चीज है, तो वो आपको दिखता है। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन जब हम करते थे, जमाने में लोग नहीं करते होंगे, है ना। तो उन्हें उस तरह के ऑब्जर्वेशन होता है। आजकल तो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आजकल अंधेरा कम होता है। पहले जमाने में तो अंधेरा ज्यादा होता होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता था, है ना। इंडस्ट्रीज वगैरह में थोड़े बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज होते थे जब बना था इलेक्ट्रिसिटी, तब, अदरवाइज तो वो भी नहीं होता, दिया बाती से काम चलता था। तो जब लोगों को दिखता होगा स्पार्क, तो सोचो कोई सोया हुआ है और अचानक से कंबल उठाया, कंबल में स्पार्क दिखा, कभी डर भी लग जाता होगा लोगों को, नहीं लगता होगा डर कि भाई आग कहां से आ गया, स्पार्क कहां से आ गया। तो इस तरह की चीजें होती है। तो बेटा साइंस का इवोल्यूशन डे टू डे लाइफ से ही इवॉल्व होकर के आता है। कोई अलग से साइंटिस्ट नहीं बनते हैं लोग, है ना। वही है, डे टू डे लाइफ की चीजों को एक्सपीरियंस करके, फील करके इवॉल्वमेंट होता है साइंस का। तो उसी इवॉल्वमेंट में चार्ज का हुआ था। चार्ज के बारे में नॉलेज था लोगों को पता था कि जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है। यानी कि दो बॉडी न्यूट्रल, जैसे कंघी वाला आपने बताया, कॉम्बिंग करिए, ड्राई हेयर में कॉम्बिंग करिए और उसको पेपर के पास ले जाइए,
पेपर यस सर, चिपक जाता है। तो अट्रैक्ट करता है। चिपक जाएगा। अगर आप, हाँ, अट्रैक्ट करता है। अगर आप नॉर्मल कंघी जो रखा हुआ उसको पेपर के टुकड़े के पास ले जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि बालों में कॉम्ब करने के बाद क्या ऐसा हुआ कि वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगा? कुछ चेंजिंग तो हुआ होगा। वो चार्ज चेंज, प्रोड्यूस होता है। हाँ, वो चेंज क्या है? लोगों ने देखा गुब्बारे को अपने कॉटन के ऐसे दीवार पे लगाओ तो दीवार पे या बोर्ड पे चिपक जाता है। मैं उसको करके दिखा सकता हूँ, है ना। जब आप लोग आएंगे, अभी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो वो चीजें करके दिखाऊंगा। बड़ा छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट होता है, तो वो सब भी हम लोग करेंगे, है ना। तो a lot of experiments, जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, आप लॉज ऑफ मोशन तक लॉकडाउन खत्म हो जाता है। सो वी विल बी डूइंग द एक्सपेरिमेंट हियर, है ना। फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ 4-5 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। अगर तब नहीं कर पाए, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कैसे दिखाऊंगा, हवा में तो दिखा नहीं सकता ना उठा उठा कर, है ना। तो जब आप आओगे तब दिखाऊंगा, तब उसके बाद क्लियर होगा। कुछ चीजें दिखा भी सकता हूँ, आई विल ट्राई एट माई लेवल, है ना। जैसे कि यही देखो, फ्रिक्शन का जो है, मैं स्पूड के हेल्प से आपको दिखा सकता हूँ। देखो मेरा बेटा, जैसे डस्टर के हेल्प से, है ना। तो ये रहा। अगर मैं इसको इस तरह से ऊपर ले जा रहा हूँ, देखो अभी नहीं स्लिप कर रहा है ना, टिल्टेड है फिर भी स्लिप नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखते जाओ, बढ़ाता हूं, एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, क्या हुआ? क्या हुआ? कर गया। स्लिप कर स्लिप गया। कर गया। ठीक है सर। किसी पार्टिकुलर एंगल पे जाने का स्लिप कर गया, पहले नहीं किया था स्लिप। सो कहाँ किया स्लिप? यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर हम। हर एक कैलकुलेशन तो वो हम क्लास में करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री में और भी जगहों पे लैब वगैरह की चीजों को देखेंगे, है ना। और ये सिर्फ छोटा छोटा चीज नहीं, काफी लैब वर्क, है ना, so that you will get the practical exposure also to the different concept that you are studying here, है ना। तो चलिए, तो आपने ये जाना कि इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, चार्ज का कॉन्सेप्ट लोगों को मालूम था। अगर लोगों को चार्ज का कॉन्सेप्ट मालूम था तो बेटा, जो ये कहा डाल्टन ने, ये कहा कि भाई एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, अगर नहीं हो सकता तो कॉम को हेयर में रगड़ने के बाद ऐसा क्या कि ये हेयर को कॉम अट्रैक्ट करने लगा, है ना। अगर सामने कॉम को रखेंगे तो बाल खड़े हो जाएंगे, या पेपर के पास ले गए तो पेपर को कॉम अट्रैक्ट करने लगा। बैलून के साथ ऐसा क्या हुआ कपड़े पे रगड़ने के बाद कि बैलून जाकर दीवार में, या उसके बिना अगर हम लगाते तो दीवार में नहीं चिपकता था। तो ऐसा क्या हुआ बैलून के पास? तो लोगों ने पाया कि हम जब हाथ ले जाते हैं हमें सेंसेशन फील्ड होता है, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया? चार्ज। चार्जिंग हो जा रही है। तो चार्जिंग अगर हो जा रही है मतलब क्या हो रहा है? मैटर का, एक मैटर से दूसरे मैटर में किसी चीज का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्मल जो सबस्टांस होते हैं वो इंडिविजुअल जिसकी बात कर रहे हैं, चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज आया तो कैसे आया? नॉर्मल सबस्टांस से नहीं आया होगा, नॉर्मल सबस्टांस को डिवाइड करके एटम को तोड़ के ही चार्ज आया होगा। ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया। यानी कि चार्ज का अपीयर होना इस बात का एविडेंस था, चार्ज का अपीयर होना और प्रेजेंट होना, चार्ज का कॉन्सेप्ट लोगों को जानना इस बात का एविडेंस था कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स कैन आल्सो बी डिवाइडेड। ये बात क्लियर हुआ सभी को? बोलो यस बेटे, सर। क्लियर है? हाँ। आर्यन Yes, बेटा sir. आप बताइए, बताओ पीयूष। हाँ सर। ओके, यस सर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है सुजल। तो ये बात क्लियर है। तो यानी कि चार्जिंग के कॉन्सेप्ट को, कि मैटर्स को जब हम रब करते हैं तो मैटर चार्जिंग क्यों हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर क्यों होता है, व्हाई द चार्जेज अपीयर्स, द अपीयरेंस ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द डाल्टन, है ना। तो ये चीज आप है नोट कर लीजिए बेटा, गॉट इट। चलो लिखा देते हैं। हाँ, Dalton was unable to explain the appearance of charge
on two bodies, two different bodies when they are rubbed against each other. Against each other. तो ये बात में डाल्टन साहब नहीं बता पाए, है ना? So this was also a limitation of the Dalton. So these were some of the Dalton जो कि उस समय ही पता था लोगों को, डाल्टन ने थ्योरी दिया था, है ना? तो डाल्टन ने जब ये थ्योरी प्रपोज किया तो जो हमारे उस समय के साइंटिस्ट वगैरह होते होंगे, इंटेलेक्चुअल होते होंगे, टीचर्स होते होंगे, उन्होंने डाल्टन से ये सारे सवाल किए थे। अब आप कहोगे डाल्टन कौन थे? डाल्टन वाज सिंपली अ स्कूल टीचर, है ना? डाल्टन वाज सिंपली अ स्कूल टीचर. ही वाज नाइदर एन इंजीनियर, नॉट अ फिलोसोफर, नॉट अ साइंटिस्ट. ही वाज स्कूल टीचर, स्कूल लेवल टीचर थे, हाई स्कूल के टीचर थे, है ना? 8, 9, 10 में पढ़ाने वाले टीचर थे. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, वो भी इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कि 9, 10 के टीचर अच्छे नहीं होते, है ना? सम ऑफ द टीचर्स आर वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स. तो उस तरह के, मान लो ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, तो उन्होंने इस तरह की थ्योरी दी. बट ये सारे पॉइंट्स जब सामने आए तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डाल्टन को अंगूठा दिखाने लगे तो कुछ कर ही नहीं पाया, ऐसा नहीं है, है ना? डाल्टन जो है मेरा बेटा, उस समय भी जो काम उन्होंने किया, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना? बिकॉज कुछ भी लोगों को नहीं पता, उन्होंने एक रास्ता खोल दिया इतनी सारे पॉइंट्स बताने के बाद. देखो, अगर डाल्टन ने पॉइंट्स नहीं बताए होते तो ये लिमिटेशंस भी नहीं आए, और ये लिमिटेशंस नहीं आए होते तो इन पे एक्सपेरिमेंट नहीं होता. ये समझ रहे हो? तो जब तक कोई चीज सामने नहीं आता है, उसकी कमी सामने नहीं आती, जब तक कमी सामने नहीं आएगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, है ना? तो आगे चलकर और भी है, जैसे कि एटम्स जो होते हैं डिवाइड हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं, तो आगे चल के आया. So these are some of the basic limitations of the Dalton's theory that you can see. So please note it down. इसको नोट कर लीजिए. यहां तक हो गया मेरा बेटा? कंप्लीटेड? सबने कर लिया? सर लास्ट वाला पॉइंट लिख. लिख लो. यहां तक की बात सबको क्लियर होनी चाहिए. Wow, it's nice. हो गया बेटा? यस सर, हो गया. चलो, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिया. सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी वी हैव सीन. देखो, डाल्टन की थ्योरी बहुत सालों तक चलती रही. डाल्टन का काम जो था, उसके बाद बहुत सालों तक रिसर्च चलता रहा, लगभग 100 सालों तक, 80-90 साल तक कुछ नया नहीं आया, है ना? डाल्टन के बाद सोचो, इतनी छोटी सी बात को जो आपको लगता है कि हमने 10 मिनट में पढ़ लिया, 1 घंटे में पढ़ लिया, वो चीज करने में सालों साल लग जाते थे साइंटिस्ट लोगों को, है ना? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डाल्टन ने जो चीज किया था, उसके बाद 80-90 साल के बाद वहां के आगे और एडवांस, मेरा बेटा, है ना? तो चलो देखते हैं क्या एडवांसमेंट हुए थे. So let us know about the further advancement in the atomic theory. So we will study about डाल्टन का सबसे पहला पॉइंट कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल. तो इंडिविजुअल मतलब एटम से छोटे नहीं हो सकते, और एटम से जो छोटे होंगे उनको हम क्या कहेंगे? सब एटॉमिक, मतलब उससे भी छोटा, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द discovery of subatomic particle.
ऐसे लिख लो, एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ, तो बेटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, जल्दी पता चल जाता है। चार्जिंग के भी होने का कॉन्सेप्ट के पीछे इलेक्ट्रॉन का ही मेन हाथ है। तो इलेक्ट्रॉन और भी बहुत सारे होते हैं, प्रोटॉन्स, ये बेसिक है। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूट्रॉन्स है ना, तो एटम इन तीनों से बने होते हैं, न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए नोट करिए। So who discovered electron? Who discovered the electron, मेरे बच्चों? Do you know the name? J.J. Thomson. J.J. Thomson. Very good. So discovered by, ऊपर लिख देते हैं, डिस्कवर्ड बाय, किसके थ्रू? तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन। थॉमसन, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड किया था प्रोटॉन, सोच के बोलो। सर ई गोल्डस्टीन। हाँ, ई गोल्डस्टीन होगा सर शायद। सर रदरफोर्ड। हाँ जी, सर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ठीक है। सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाँ, रदरफोर्ड वाज आल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड। एंड न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक। सर चैडविक। कैडविक जो है, पता ही था। हाँ, वो आपको डिस्कवर किया था इसको। कैडविक का स्पेलिंग क्या है? CHAD WICK। CH होता है या CAD? CH होता है सर, चैडविक है। ADWICK। अच्छा, चलो एक बार मैं चेक कर लूंगा स्पेलिंग, है ना? सही है। चलिए ठीक सही है सर। हाँ, तो लिख लो इसको। सो रदरफोर्ड वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेमस साइंटिस्ट, है ना? सर रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस का किया था ना। न्यूक्लियस किया था, प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया था। प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। गोल्ड कोई और दिया था सर। हाँ, गोल्डस्टीन दिया था। गोल्डस्टीन। समझा? हाँ, गोल्डस्टीन जो है वो नाम दिया था। डिस्कवरी जो होता है, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी, इट वेंट टू रदरफोर्ड, है ना? सो द नेम वाज क्वाइंड बाय गोल्डस्टीन, है ना? सो गोल्डस्टीन क्वाइंड द नेम प्रोटॉन। तो इसको लिख लो। खैर इस सबसे कोई जो है ज्यादा हमें मतलब नहीं है, रखो। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट गोज टू रदरफोर्ड।
अच्छा, हमने उल्टा लिख लिया है, ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा लिख लिया, ये है ना, नेम वाज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन, इसको गोल्डस्टेन ही लिख लो, गोल्डस्टेन नेम्ड बाय रदरफोर्ड, नेम्ड बाय रदरफोर्ड, ओके, ठीक है, इसको सही करके लिख लो, समझा। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटली जो है इसको ऑब्जर्व किया था रदरफोर्ड ने, है ना। गोल्डस्टेन ने भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया था, बट उसने स्पेसिफिक नहीं, किसी पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान उसको एक पॉजिटिव पार्टिकल मिला, जिसको उसने कहा कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर करता है। पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी जो है उसने गोल्डस्टेन ने उसके बारे में था, देयर आर द पार्टिकल्स व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, है ना, तो उसने हाइड्रोजन H+ आयन, है ना, गोल्डस्टेन ने किसको डिस्कवर किया था, H+ आयन को, है ना। H+ आयन जरा सोचो कौन होगा, है ना, H+ आयन कौन होगा। हाइड्रोजन क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को हटा दो यहां से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर दो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा, दूर चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो यहां से आपको क्या बचेगा, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बचेगा जिसमें प्रोटॉन रहेगा। इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं H+ आयन। तो बेसिकली H+ आयन जो है ना, अगर प्रोटियम है, प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसके न्यूक्लियस में सिर्फ आपका एक प्रोटॉन रहेगा, तो H+ आयन जो है बेसिकली दैट इज प्रोटॉन। तो H+ आयन के रूप में गोल्डस्टेन ने इसको डिस्कवर किया था, है ना, बट वही है, डिस्कवरी मेनली रदरफोर्ड को इसलिए जाता है बिकॉज रदरफोर्ड वाज द पर्सन, है ना, या हैज पॉजिटिव चार्ज, दैट्स गुड, ओके। उसी का एटॉमिक मॉडल था। हाँ, आर्यन आल्सो सेड दैट इट हैज पॉजिटिव चार्ज, सो H+ आयन, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, हाइड्रोजन आयन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन, and then Rutherford was the person who, based on the foil experiment, discovered the existence of proton and nucleus, दोनों, है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हम लोग जाने, चलिए तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। सर हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप का नाम बताइए एक बार। सब बताएंगे, अभी ये सारा चीज होगा, हाइड्रोजन नहीं बहुत सारे का आइसोटोप आएगा, यही इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में जानना है ना। अब हम लोग इसी चीजों पे शुरू करेंगे, चलिए कौन एक एक करके, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान लें और फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है बेटा। करो, नोट कर लो पहले इसको। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है बिल्कुल अभी बता देते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आइसोटोप क्या होते हैं जानेंगे हम लोग। फिलहाल आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता दूं, एक सेकेंड, टोप्स ऑफ हाइड्रोजन ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आइसोटोप क्या क्या होता है, इसमें 3 आइसोटोप, एक कहलाता है प्रोटियम, प्रोटियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा उसके बाद, वो तो सब में कॉमन है। दूसरा ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम। प्रोटियम का सिंबल क्या होता है, प्रोटियम के लिए सिंबल हम यूज करते हैं H11, ड्यूटेरियम के लिए सिंबल यूज करते हैं H21,
2 है इसका मास नंबर और 1 हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा आपका 1 प्रोटॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा। तीसरा होता है ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है ट्राइटियम। दिस इज रेडियो एक्टिव एंड दिस इज H311। इधर भी लिखा जाता है कई बार, और 2 भी ऐसे लिख देता है, 1 2, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मोस्टली कॉमन नोटेशन यही है। तो दिस इज 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो प्रोटॉन की संख्या देखिए, प्रोटॉन की संख्या इसमें भी 1 होती है, इसमें भी 1 होती है, इसमें भी 1 होती है। तो 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, ज्यादा 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो आपको पाए जाते हैं नेचर में। सबसे ज्यादा अमाउंट में ही होता है, मोर देन 99%। उसके बाद ये होता है और ये तो बहुत कम होता है, रेडियो एक्टिव भी है ये, है ना, तुरंत डीके कर जाता है। तो एक्टिव आइसोटोप, कम ऑन राइट इट डाउन, इसको कर लो बेटा। सर मास नेग्लिजिबल किसका होता है? मास नेग्लिजिबल किसी का भी नहीं होगा। नेग्लिजिबल क्यों होगा, है ना। इसका मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, इसका 2 एटॉमिक मास यूनिट के आसपास होगा, इसका 3 के आसपास होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा है इसके कॉम्पोजिशन में। मास 1:2:3 के रेशियो में होगा। मास नंबर देखो 1:2:3 के आसपास होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है ना, होता तो उसका भी है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कम से कम, जैसे प्रोटॉन के मास की बात करें तो 36 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नियरली 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1836 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कॉम्पोजिशन में। तो ये एग्जैक्ट है कि अप्रॉक्स है? ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब डेसिमल में कुछ आएगा, डेसिमल में कुछ आएगा, है ना। हाँ। समझा। तो एक प्रोटॉन भरेगा तो ये एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो एक प्रोटॉन भी भरेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। न्यूट्रॉन होगा तब ना। अब तुम जैसे सोडियम प्लस देखो, सोडियम प्लस में बेटा कितने प्रोटॉन है, जल्दी बताओ। Na प्लस में 11 सर। प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, एक है ना। न्यूट्रल होने के बराबर होना पड़ेगा, न्यूट्रल नहीं है तो बराबर नहीं होगा। Na प्लस भी आपका क्या है, सोडियम ही है, सोडियम का आयन है, ये कोई और एटम नहीं बन गया। हाँ, अगर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएगा, मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 हो गया तो क्या बन जाएगा, 10 हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या बन जाएगा, बोलो, नियॉन नियॉन जाएगा। 12 हो गया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बन जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन आपका मैग्नीशियम ही है, तो मैग्नीशियम में अगर आप Mg प्लस ले लो या Mg2 प्लस ले लो, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो दोनों ही मैग्नीशियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, तब भी वो मैग्नीशियम है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे होने से मैग्नीशियम नहीं बदल जाएगा, समझा। हाँ ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये 9.1 10 टू दी पावर, ये क्या लिखे थे बेटा, हाँ वाह अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन का मास बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास अंकुर ने बताया है, देखो, है ना। आर्यन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो मैं लिखाऊंगा आप लोगों को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट, है ना, मास, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोटॉन अपॉन 1836 टाइम ये होता है। और इसकी वैल्यू आती है ऑलमोस्ट 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, ये आता है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स गुड, यू पीपल आर डूइंग दिस, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरह से अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg होता है ना। 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg होता है, इतना कम होता है। लेकिन फिर भी देख लो, इससे कम से कम हजारों गुना
इतना टाइम ज्यादा होगा। अगर रेशियो देखोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 186 टाइम, है ना। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1836 टाइम आ जाएगा। समझ रहे हो? इसको करो। Yes, sir. देखो, हाँ, इसको ऐसे लिख दो ना, 16700 और इंटू 10 टू दी पावर कितना ले गए, 1 2 3 4 डेसिमल ले गए, तो 10 पावर माइनस 31 kg कर दो, तो 10 पावर माइनस 31 10 पावर माइनस 31 कट जाएगा, 16700 डिवाइडेड बाय 9.4 इसी के आसपास आएगा। और एग्जैक्ट वैल्यू हम ले सकते हैं, मैंने लिया है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द अबाउट दिस मच, है ना। और एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना बेटा। तो ये चीज है, तो कर सकते हैं इस तरह से। चलिए फिर हम लोग एक एक करके जानना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, व्हाट वेर द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट, हु फर्स्ट ऑफ ऑल कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग वी विल स्टडी। आप देखोगे कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किसी और ने किया है, लेकिन फाइनली सबसे ज्यादा किसने किया, किसी और ने किया, और फाइनली उसको डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया तो सब कुछ जे थॉमसन ने ही किया है, ऐसा नहीं है। जे थॉमसन से बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां पे अवेलेबल थे। फाइनल रिजल्ट वही चीज है ना, कि आप मान लीजिए आप कंधे पे बैठाकर आप एक बच्चे को ले जा रहे हैं, रेस दौड़ रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, दौड़े 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 10 मीटर पहले आप बेहोश होके गिर गए, है ना। आप सबसे आगे 10 मीटर पहले बेहोश होके आप गिर गए, बचा हुआ 10 मीटर जो आपके कंधे पे बच्चा आराम से पैदल पार कर गया। तो मैराथन का विनर कौन होगा, आप होंगे कि बच्चा होगा? तो बच्चा को माना जाएगा, बच्चे ने जो रोप क्रॉस किया, आपको मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन एफर्ट किसका सबसे ज्यादा था, आप ना। वही चीज है। तो जे थॉमसन उसी की तरह, एक बच्चे की तरह ही समझ लो उसको, है ना। मेन काम करने वाला जो बंदा था, ही वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। आप लोग नाम जानते हैं, है ना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द साइंटिस्ट, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, है ना। So if somebody will say that actual credit किसको जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का, माइकल फैराडे, है ना। बट वहां कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं लोगों के बीच में, दे बेसिकली सपोर्ट ईच अदर। फाइनली जो रिजल्ट ऑब्टेन करता है, आप देखो, मान लो कि क्रिकेट मैच हो रहा है, सेंचुरी लगाया किसी ने, खूब सेंचुरी लगाया, दो प्लेयर ने सेंचुरी 150 रन मारा, और पता चला लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए था, एक प्लेयर आया छक्का मार दिया, जिताया किसने मैच? वही बात है ना। तो मैच किसने जिताया? जिसने लास्ट बॉल पे छक्का मारा। तो जो 150 रन बनाने वाले 2 प्लेयर थे, अगर वो नहीं खेलते और सारी टीम जो आउट होती चली गई थी, तो पता चलता उस स्टेज पे नहीं कि लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए था, है ना। उस केस में या तो सब आउट हो जाते पहले, या पता चलता लास्ट बॉल पे 100 रन चाहिए था, फिर छक्का मारने वाला भी नहीं जिता पाता, है ना। तो वही चीज है बेटे, तो ये चीज होता है। चलो देखते हैं, आइए। तो वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एंड आई थिंक टुमारो इज द क्लास अगेन, केमिस्ट्री क्लास इज देयर। So tomorrow we will talk about the discovery of electron in detail. Discovery of electron. Okay? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग नॉलेज पहले गेन कर लें कि क्या क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन इज अ negatively charged सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटम से छोटा होता है, इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज को क्यू से इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज QE, शॉर्ट में लिखो तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -E, तो हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। E सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? सिंबल जो है इलेक्ट्रॉन के लिए E यूज करते हैं, E नहीं, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है
1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम, COULOM, तो कूलम लिखते हैं। यहां पर E क्या है? E इक्वल 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसका नाम होता है। ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, दैट इज 1.602। 1.6 भी आप ले सकते हैं कैलकुलेशन करते समय, है ना, इतना ज्यादा डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है। ओके, 10 पावर माइनस 19 कूलम, C फॉर कूलम शॉर्ट में, है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि लेस देन जीरो, निगेटिव का मतलब है अपोजिट नेचर, है ना। चार्ज में निगेटिव का मतलब होता है कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एक अलग नेचर का चार्ज है, निगेटिव उस है, समझा बेटा, वो चीज है, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका नाम है 1 इलेक्ट्रॉनिक। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसको कहते हैं? ई को। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट इज 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम। इसलिए माइनस ई की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ई की वैल्यू हो गई माइनस 1.6 इंटू 10 माइनस 19 सर कूलम। 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को चार्ज ऑन प्रोटॉन भी तो बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, वही मैंने शुरू में कहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रेजेंट ऑन अ प्रोटॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। लिख भी लीजिए, है ना, नोट में बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन और द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन बराबर होता है, बस अपोजिट नेचर होता है। चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज E। चलो इसको नोट करो तो एक बार, बस 5 मिनट और जानेंगे आज की क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा। आइए देखिए, यहां तक समझ गए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन और द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इज दैट क्लियर? यस सर, हाँ, समझ गए। तो दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, पहला चीज हमने पढ़ा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दूसरा चीज हम पढ़ रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आपने जाना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज m सबस्क्रिप्ट e, दैट इज 9.1 अप्रोक्सीमेटली है, 10 to the power minus 31 kg, है ना, ये चीज है। 9.1 इंटू 10 kg, ग्राम में लिखेंगे तो -28, है ना, तो यू कैन राइट, सो इट्स वेरी स्मॉल मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, है ना। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हम लोग लास्ट अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लाइक चार्जेज रिपेल्स, मतलब वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट्स, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट्स, है ना। हाँ बोलो बेटा। ऐसे इसका कोई कारण है क्या? क्या लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल ही करते हैं और अनलाइक कारण यार, अब तो मैं भगवान के पास जाऊंगा तभी पूछूंगा। मैग्नेटिज्म में भी हाँ ये चीज देखो, मासेज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, क्यों भगवान जानते होंगे, कोई साइंटिस्ट नहीं जानता आज तक। चार्जेज लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। हाँ रीजन क्या है,
हमने जो रिपेल करते हैं उनको लाइक बोला है, इसीलिए वो हो गया, ठीक है। सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं तो वो लाइक वाले हो गए। पर क्यों करते हैं, अब ईश्वर के पास जाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे तो इंसानों में किसी को नहीं पता है ना। मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ करता है, सेम पोल रिपेल करता है, गॉड नोज, ह्यूमन बीइंग है ना, तो इससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेचर के फिनोमिना है, ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम देखते हैं और देखने के बाद हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है बेटा। बोलो, क्या दिमाग में? हेलो सुजल। यस सर। हाँ, ये नेचर के फिनोमिना है, दिस आर फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इनको, हम इन्हीं के बेसिस पे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, इनको एक्सप्लेन हमारे अंदर अभी तक नहीं है ना। ओके, आगे कोई साइंटिस्ट बता दे तो अलग बात है, अभी तक तो कोई नहीं बता पाया है कि क्यों करता है ना बेटा। चलो, तो लाइक का मतलब क्या हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेज देखिएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल मतलब इधर धक्का देगा, और ये इसको इधर धक्का देगा। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। तो ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वेक्टर में, और ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो रिपेल कर रहा है ना, ये उसको उधर धक्का दे रहा है ना। उसी तरह निगेटिव भी होंगे, तो निगेटिव यही होगा, निगेटिव में भी यही होगा, क्योंकि लाइक चार्जेज है, तो ये इसको इधर करेगा, ये इसको इधर करेगा। लेकिन वो अगर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, तो इसको इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात आप जानते हैं कि लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो बेटा। वो ऊपर में एफ बी ए लिखे तो फोर्स ऑफ ए ऑन बी लग रहा है, तब ना उधर उसको फोर्स ये कर रहा है, फोर्स ऑफ ए ऑन बी। बेटा बी वन ए हुआ ना, ये फोर्स किस पे लग रहा है ये बताओ, ये फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है। किसने लगाया, ए पे लगाया। ए पे, तो बेटा किसने ए लगाया, ए ने लगाया, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा सर, ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ोगे, है ना। और ये फोर्स किस पे लग रहा है, किसने लगाया, बी ने, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। मतलब सर जिस पे लगा वो पहले लिखेंगे और जो लगाया उसके बाद में लिखेंगे। तुम बोल के देखो ना, बोल के देखो क्या बोलते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, पहले क्या आया, ए आया, बोलने में देखो। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी या फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। तो बी ड्यू टू ए बोलेंगे, तो बी ड्यू टू ए को कैसे लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, ए ड्यू टू बी कैसे लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। तो ए का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो पहले ए आ रहा है तो पहले ए लिखोगे, समझा। यस सर। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो डायरेक्ट फोर्स है। चलो यहां तक हो गया सबका, इज दैट क्लियर? सर बस नोट कर दो वाला। हाँ चल।